आज हम सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और दुखद नाकामियों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो विशालकाय बांध, तटबंध और ढलान हैं जिन्हें प्रकृति को काबू करने के लिए बनाया गया था, पर वो खुद ही प्रकृति के सामने ढह गए। बिल्कुल। और इसके लिए हमने फेलियर केस स्टडीज इन सिविल इंजीनियरिंग नाम की किताब के एक खास अध्याय को अपना आधार बनाया है, जो इन्हीं ढांचों की विफलताओं पर केंद्रित है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा बांध कब टूटा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, सही। इन गलतियों के पीछे की सोच क्या थी, और इन त्रासदियों से जिनमें हजारों जानें गई, ऐसे कौन से सबक सीखे गए जिन्होंने आज की इंजीनियरिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल सही। क्योंकि ये सिर्फ कंक्रीट और मिट्टी के टूटने की कहानियां नहीं है। ये इंसानी महत्वाकांक्षा, अति आत्मविश्वास और प्रकृति से मिली चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कहानियां हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उन विफलताओं से जो सतह पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी थी। मतलब आप दुनिया का सबसे मजबूत ढांचा बना लीजिए, लेकिन अगर उसकी नींव ही खोखली हो। तो तबाही तय है। हाँ, सेंट फ्रांसिस डैम के साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। सैन फ्रांसिस डैम का मामला एक क्लासिक उदाहरण है। ये 1928 में कैलिफोर्निया में बना था और 12 मार्च की आधी रात को बिना किसी चेतावनी के ये ढह गया। अचानक। बिल्कुल अचानक। हाँ। आप अंदाजा लगाइए, 47 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, मतलब लाखों करोड़ों लीटर पानी एक साथ 50 मीटर ऊंची लहर बनकर घाटी में बह निकला। बाप रे। नतीजा भयानक था। 400 से ज्यादा लोग मारे गए और रास्ते में आई हर चीज तबाह हो गई। और इसके डिजाइनर थे विलियम मुलहॉलैंड। उस समय के एक बहुत बड़े और सम्मानित इंजीनियर थे वो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो एक स्वशिक्षित इंजीनियर थे। हाँ, उन्होंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी और शायद यही अति आत्मविश्वास का कारण बना। हाँ। गलतियां कई स्तर पर थीं। अच्छा। पहली तो ये कि निर्माण के दौरान डैम की ऊंचाई को 2 बार बढ़ाया गया, लेकिन इसके लिए डिजाइन में कोई खास बदलाव या नए कैलकुलेशंस नहीं किए गए। ओहो। पर सबसे बड़ी गलती थी भूविज्ञान यानी जियोलॉजी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। घाटी की एक दीवार पर एक मजबूत चट्टान थी, लेकिन दूसरी दीवार पर एक बिल्कुल अलग, कमजोर और अस्थिर चट्टान थी। एक मिनट, क्या मतलब एक ही डैम की नींव 2 बिल्कुल अलग तरह की जमीन पर टिकी थी? हाँ, और वो जो कमजोर चट्टान थी वो पानी के संपर्क में आने पर घुलने लगती थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी ने इसकी जांच नहीं की? ये तो हैरान करने वाली बात है। यही तो त्रासदी है, किसी ने नहीं की। और सबसे बड़ी चूक ये थी कि मुलहॉलैंड ने अपने डिजाइन की किसी भी बाहरी विशेषज्ञ से समीक्षा कराने से साफ इनकार कर दिया था। क्यों? उन्हें अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा कि किसी दूसरे की राय की जरूरत ही नहीं है। तो क्या उस दौर में ये आम बात थी या ये सिर्फ मुलहॉलैंड के अपने रुतबे की वजह से हुआ? मतलब उन्हें लगता था कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता? मुझे लगता है दोनों का मिश्रण था। उस दौर में नियम उतने सख्त नहीं थे, लेकिन हाँ, मुलहॉलैंड का रुतबा भी बहुत बड़ा था। उनकी बात को काटना बहुत मुश्किल था। और इसी विफलता का सबसे बड़ा सबक यही निकला। इस आपदा के बाद कैलिफोर्निया ने कानून बनाया कि अब किसी भी डैम को बनाने से पहले एक स्वतंत्र पैनल उसके डिजाइन की समीक्षा करेगा। और जियोलॉजिकल सर्वे? हाँ, और उस जगह का विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाना अनिवार्य होगा। ये नियम सीधे तौर पर सेंट फ्रांसिस डैम की विफलता का नतीजा है। मतलब आज जो हमें एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, वो 400 लोगों की जान जाने के बाद बनी। फ्रांस के मालपसट डैम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां नींव ही विफलता का कारण बनी, पर वहां मामला थोड़ा अलग था, है ना? जी, मालपासेट डैम दक्षिणी फ्रांस में एक आर्च डैम था। आर्च डैम अपनी डिजाइन की वजह से बहुत मजबूत माने जाते हैं। वो पानी के दबाव को घाटी की दीवारों पर ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ। लेकिन 2 दिसंबर 1959 को भारी बारिश के बाद ये भी अचानक टूट गया। फ्रीजर्स शहर में बाढ़ आ गई और 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ये किसी आर्च डैम की पहली बड़ी विफलता थी। पहली? इसने तो पूरी इंजीनियरिंग बिरादरी को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल। तो यहाँ क्या गलत हुआ? अगर आर्च डैम इतने मजबूत होते हैं तो ये कैसे टूट गया? वजह जियोलॉजी ही थी, लेकिन एक अलग तरीके से। यहाँ विफलता का मुख्य कारण था अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो डैम के नीचे की चट्टानों की दरारों में पानी घुस गया। इस पानी ने नीचे से ऊपर की ओर इतना ज्यादा दबाव बनाया कि पूरा का पूरा डैम अपनी नींव से कुछ इंच ऊपर उठ गया और फिर पानी के बहाव में बह गया। क्या
मतलब जमीन के नीचे से एक अनदेखी ताकत ने पूरे डैम को धकेल दिया। एक तरह से हाँ। जांच में पता चला कि जिस चट्टान पर इसे बनाया गया था वो बाहर से तो मजबूत दिखती थी पर अंदर से बहुत कमजोर और दरारों वाली थी। तो इन दोनों मामलों में एक बात बहुत साफ दिखती है। इंजीनियरों को लगा कि वे उस जमीन को पूरी तरह से समझते हैं जिस पर वे निर्माण कर रहे थे, लेकिन असल में वे बिल्कुल अनजान थे। बिल्कुल सही। दोनों ही मामलों में उन्होंने मान लिया कि चट्टान मजबूत है, बिना ये समझे कि पानी उन चट्टानों के साथ कैसे बर्ताव करेगा। मालपासेट की विफलता से जो सबक मिला वो ये था कि नींव में अपलिफ्ट प्रेशर को नियंत्रित करना कितना जरूरी है। इसके बाद डिजाइन में ड्रेनेज सिस्टम और ग्राउटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ गया। ओके, ताकि नींव के नीचे पानी का दबाव बनी न पाए। बिल्कुल, और साथ ही निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल भी आम हो गया। अब यहाँ से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कभी-कभी ढांचा तो अपनी जगह मजबूत खड़ा रहता है, लेकिन उसके आसपास का पूरा माहौल ही धोखा दे जाता है। वायोन डैम की आपदा इसका सबसे भयानक उदाहरण है। वायोन डैम की घटना इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे दुखद त्रासदियों में से एक है। 9 अक्टूबर 1963 को उत्तरी इटली में जो हुआ वो कल्पना से परे है। ऐसा क्या हुआ था? यहाँ डैम नहीं टूटा। दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक वायोंट डैम आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। विफलता कहीं और हुई। डैम नहीं टूटा तो फिर 2000 से ज्यादा लोग कैसे मारे गए? क्योंकि जलाशय यानी डैम के पीछे बनी झील के किनारे की एक पूरी पहाड़ी, लगभग 2 किलोमीटर लंबी और 26 करोड़ क्यूबिक मीटर चट्टान और मिट्टी। एक पूरी पहाड़ी? हाँ, एक पूरी पहाड़ी खिसक कर एक साथ झील में गिर गई। ये इतनी बड़ी मात्रा थी कि इसने झील के सारे पानी को बाहर धकेल दिया। इसका मतलब है कि पानी की एक सुनामी जैसी लहर बनी होगी? बिल्कुल, एक 245 मीटर ऊंची लहर जो डैम के ऊपर से गुजरी और नीचे की घाटी में बसे 5 गांवों को पूरी तरह बहा ले गई। 245 मीटर ऊंची? ये तो विश्वास करने लायक नहीं है। सब कुछ मिनटों में खत्म हो गया। 2040 लोगों की मौत हो गई और डैम अपनी जगह खड़ा रहा, पर वो एक विनाशकारी हथियार बन गया। लेकिन अगर उन्हें पता था कि ढलान अस्थिर है, तो क्या जलाशय को भरना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस त्रासदी का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। उन्हें पता था कि ढलान अस्थिर है, छोटे छोटे भूस्खलन हो रहे थे और उसकी निगरानी भी की जा रही थी। तो फिर? लेकिन किसी भी मॉडल ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि पूरी की पूरी पहाड़ी एक साथ इतनी तेजी से खिसक जाएगी। उन्हें लगा होगा कि ये धीरे धीरे होगा। हाँ, उन्होंने सोचा था कि ये धीरे धीरे होगा और उन्हें चेतावनी का समय मिल जाएगा। निगरानी प्रणाली ये बताने में पूरी तरह विफल रही कि ढलान विनाशकारी गति से खिसकने वाली है। ये सोचना भी भयानक है। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और विडंबना यह है कि डैम आज भी वहीं खड़ा है, एक तरह से अपनी ही विफलता का स्मारक बन गया है। सही कहा। वायोंट ने हमें सिखाया कि भूस्खलन की गति का अनुमान लगाना लगभग असंभव हो सकता है और ये भी कि हमें सिर्फ ढांचे पर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे इकोसिस्टम पर ध्यान देना होगा। एक परफेक्ट डैम भी खतरनाक हो सकता है अगर उसके आसपास का माहौल अस्थिर हो। बिल्कुल। वायोंट एक बाहरी प्राकृतिक घटना थी, लेकिन कभी-कभी ये बाहरी ताकतें भूकंप के रूप में भी आती हैं। लोअर सैन फर्नांडो डैम ने भी कुछ ऐसा ही झेला था। जी। लोअर सैन फर्नांडो डैम कैलिफोर्निया में एक हाइड्रोलिक फिल मिट्टी का बांध था। ये एक पुरानी तकनीक है जिसमें पानी और मिट्टी के घोल को बहाकर बांध बनाया जाता है। अच्छा। 1971 में 6.6 तीव्रता का सैन फर्नांडो भूकंप आया। भूकंप के झटकों के दौरान बांध का ऊपरी हिस्सा खिसककर जलाशय में बह गया। तो ये भी एक बड़ी आपदा बनते बनते रह गई। बिल्कुल। बांध पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन उसके टूटने का खतरा इतना ज्यादा था कि निचले इलाके में रहने वाले 80,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने का आदेश देना पड़ा। 80,000 लोगों को? हाँ, अगर वो बांध टूट जाता तो तबाही बहुत बड़ी होती। विफलता का कारण था भूकंप के झटके और बांध बनाने की तकनीक का मेल। वो कैसे? हाइड्रोलिक फिल से बनी मिट्टी भूकंप के झटकों के दौरान
ध्रुवीकरण या लिक्विफैक्शन का शिकार हो जाती है। लिक्विफैक्शन? हाँ, ये एक अजीब प्रक्रिया है जिसमें झटकों की वजह से ठोस दिखने वाली गीली मिट्टी अपनी सारी मजबूती खोकर एक तरल पदार्थ की तरह बर्ताव करने लगती है। मतलब जमीन जो ठोस दिखती है वो सचमुच पानी की तरह बर्ताव करने लगती है। ये होता कैसे? कल्पना कीजिए कि मिट्टी के कण एक दूसरे से सटे हुए हैं और उनके बीच की खाली जगह में पानी भरा है। ठीक है। जब भूकंप के झटके लगते हैं तो ये कण हिलने लगते हैं और पानी का दबाव अचानक बढ़ जाता है। ये दबाव मिट्टी के कणों को एक दूसरे से दूर धकेल देता है। नतीजा, जो मिट्टी पहले ठोस थी वो अब पानी में तैरते कणों का एक घोल बन जाती है और बहने लगती है। कमाल है। तो इस घटना ने मिट्टी के बांधों के डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया होगा, खासकर भूकंप वाले इलाकों में। हाँ, इसने भूकंप इंजीनियरिंग में क्रांति ला दी। हाइड्रोलिक फिल जैसी पुरानी विधियों को असुरक्षित मान लिया गया और मिट्टी के बांधों के लिए कंपैक्शन यानी मिट्टी को ठीक से दबाने और भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के नए बहुत सख्त मानक बनाए गए। अभी तक हमने देखा कि जमीन धोखा दे सकती है या भूकंप जैसी बाहरी ताकतें तबाही ला सकती हैं, लेकिन अगली कुछ विफलताएं वो भूविज्ञान या भूकंप के कारण नहीं बल्कि उनके बनने के तरीके में ही छिपी खामियों के कारण हुई। चलिए अब टीटन डैम की बात करते हैं। इसकी कहानी किसी फिल्म की तरह है। टीटन डैम की विफलता वाकई नाटकीय थी। ये आइडाहो में एक मिट्टी का डैम था और 5 जून 1976 को ये तब टूट गया जब पहली बार इसमें पानी भरा जा रहा था। पहली बार भरते समय? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि ये एक आधुनिक डैम था जिसे नई तकनीकों से बनाया गया था। इसकी विफलता वो लाइव टीवी पर दिखाई गई थी। हाँ, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। साफ दिखता है कि पहले एक छोटा सा रिसाव शुरू होता है, फिर वो एक बड़ी सुरंग में बदल जाता है। झील में एक भयानक भंवर, एक वॉर्टेक्स। हाँ, वोर्टेक्स बन जाता है और फिर देखते ही देखते पूरा डैम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इस घटना में 14 लोगों की मौत हुई थी। वो भंवर इस बात का साफ संकेत था कि पानी बांध के अंदर से बहुत तेजी से बह रहा है। इसका मुख्य कारण था डैम के अंदर से अनियंत्रित रिसाव, जिसे तकनीकी भाषा में पाइपिंग कहते हैं। पाइपिंग? हाँ, मतलब पानी ने धीरे धीरे बांध की मिट्टी के कोर के जरिए अपना रास्ता बना लिया, ठीक वैसे ही जैसे दीमक सुरंग बना लेती है। समय के साथ यह सुरंग बड़ी होती गई और अंत में बांध ढह गया। तो क्या ये एक डिजाइन की खामी थी जिसे रोका जा सकता था? ऐसा तो नहीं कि ये एक ऐसा खतरा था जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो? नहीं नहीं, ये एक जानी पहचानी समस्या थी और यही इस विफलता को और भी दुखद बनाती है। इसे रोका जा सकता था। कैसे? डिजाइन में इसे रोकने के लिए जरूरी सुरक्षात्मक फिल्टर नहीं थे। फिल्टर रेत और बजरी की परतें होती हैं जो पानी को तो निकलने देती हैं, लेकिन मिट्टी के महीन कणों को अपने साथ बहने से रोकती हैं। अच्छा, इससे पाइपिंग नहीं हो पाती। टीटन डैम के डिजाइन में ये एक बहुत बड़ी और अक्षम्य चूक थी। तो इस विफलता ने मिट्टी के बांधों में फिल्टर के महत्व को स्थापित किया होगा। बिल्कुल। टीटन डैम का उदाहरण आज भी इंजीनियरिंग की क्लास में दिया जाता है कि छोटी छोटी डिजाइन की चूकें कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। इसने फिल्टर की जरूरत, उचित निगरानी उपकरणों और बेहतर कॉम्पैक्शन के महत्व को मजबूती से स्थापित किया। तो मतलब पानी ने अंदर ही अंदर डैम में सुरंग बना ली। चलिए आज का आखिरी मामला देखते हैं, कार्सिंगटन तटबंध। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा डिजाइन में नहीं बल्कि उसे बनाने के तरीके में ही छिपा होता है। कार्सिंगटन तटबंध, जो इंग्लैंड में एक जलाशय के लिए बनाया जा रहा था, एक अलग तरह की विफलता को दिखाता है। 1984 में जब ये अपनी अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने ही वाला था, तभी इसका 400 मीटर लंबा हिस्सा खिसक गया। अरे! अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि जलाशय में पानी नहीं था और वहां सिर्फ निर्माण का काम चल रहा था। पूरा होने से पहले ही विफलता, तो इसका मतलब है कि समस्या सीधे तौर पर निर्माण प्रक्रिया में थी। मतलब एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट को जमीन पर गलत तरीके से बनाने से सब बर्बाद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसके विफलता का संबंध सीधे निर्माण प्रक्रिया से था। जांच में पता चला कि जिस तरह के भारी कंपैक्शन उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे और जिस तेजी से मिट्टी की परतें बिछाई जा रही थीं, उसकी वजह से मिट्टी के अंदर पानी का दबाव, जिसे पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। यह दबाव इतना हो गया कि मिट्टी अपनी ही जगह पर स्थिर नहीं रह सकी और अपने ही वजन के नीचे खिसक गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब डिजाइन कितना भी अच्छा हो, अगर उसे बनाने का तरीका और रफ्तार सही नहीं है तो भी वो विफल हो सकता है। एकदम सही। ये घटना इस बात पर जोर देती है कि किसी ढांचे की स्थिरता के लिए निर्माण प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका अंतिम डिजाइन। सही बात है। सिर्फ कागज पर एक सुरक्षित डिजाइन बना लेना काफी नहीं है, उसे जमीन पर सही तरीके से, सही गति से उतारना भी उतना ही जरूरी है।
कासिंगटन ने निर्माण की गति और तरीकों की निगरानी के महत्व को रेखांकित किया। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने खराब चट्टानों से लेकर भूस्खलन, भूकंप, अंदरूनी रिसाव और निर्माण की खामियों तक हर तरह की विफलता देखी। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सबक प्रकृति के सामने विनम्रता और लगातार सतर्कता बरतने की जरूरत है। हाँ, और अति आत्मविश्वास हर बार भारी पड़ा है। बिल्कुल। ये मामले दिखाते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ नंबरों और कैलकुलेशन का खेल नहीं है। यह भूविज्ञान की गहरी समझ, अप्रत्याशित घटनाओं का अनुमान लगाने की कोशिश और निर्माण प्रक्रिया को बेहद सावधानी से प्रबंधित करने के बारे में है। हर विफलता दुखद होने के बावजूद हमें वो कीमती डेटा देती है जिससे भविष्य की परियोजनाओं को सुरक्षित बनाया जाता है। यह एक कभी न खत्म होने वाली सीखने की प्रक्रिया है। यह सब हमें आज बनाए जा रहे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जो कुछ भी हमने इन त्रासदियों से सीखा है, उसके साथ क्या हम वास्तव में भविष्य में इस तरह की विनाशकारी विफलताओं से सुरक्षित हैं? या फिर विफलता के कुछ ऐसे नए और अज्ञात तरीके हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है? खासकर जब जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां बाढ़ और बारिश जैसी अभूतपूर्व घटनाएं ला रही हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।